हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके पेपर की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एंड आपको स्पेशली इकोनॉमिक्स में किस तरीके से पेपर लिखना है। तो इसी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पेपर्स मैंने करेक्शन किए हैं और मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर साझा किया था, जो कि लेटेस्ट आपके लिए पेपर साझा किया था। तो उसी में से जो क्वेश्चन के आंसर्स मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन को किस तरीके से चूज कर लिखना है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसके बाद में है ना आंसर लिखते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। ये वे में आप लोगों को है ना जैसे इस तरीके से अगर आप लिखेंगे उसके आंसर्स एंड उसके साथ में उसका क्वेश्चन, ये पैटर्न एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग पैटर्न है। आप लोगों को चूज द करेक्ट ऑप्शन का जो आंसर लिखना है वो इसी प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहला जैसे कि है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा वो था कि भाई ट्रेंड शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो ट्रेंड है ऑफ एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट वो क्या प्रेजेंट कर रही है, शो करती है फॉलोइंग ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड शो कर रही है। मतलब वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है या कांस्टेंट है या फ्लक्चुएटिंग है। तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आपका जो आंसर होगा ओनली बी कर इस तरीके से आपको खाली प्रेजेंटेशन देनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 टू ओनली बी, इतना ही आपको ऑप्शन में से लिखना है। बाकी आपको यहाँ पर बी इंक्रीजिंग इस तरीके से नहीं लिखना है। ऐसे आप लिखोगे तो आपको रॉन्ग मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देन कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में कौन से कॉन्सेप्ट स्टडी किए जाते हैं। तो नेशनल इनकम या जनरल प्राइस लेवल या फैक्टर प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो आप लोगों को इसमें से आपको पता है कि फैक्टर प्राइसिंग एंड आपका जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो लेकिन आपको ये ऑप्शन के यहाँ से देखना है कि सी एंड डी कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका सी एंड डी फोर्थ ऑप्शन में है। तो आपका आंसर प्रेजेंटेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा कि फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, फोर्थ सी एंड डी। तो इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, कौन से केस में है ना डिमांड कर्व है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये यहाँ पर आपको जैसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होती है या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में होती है, या फिर आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर ये जो है परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है। तो आपको यहाँ पर जो थर्ड इसका है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होता है। तो आपको यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड लिखने के बजाय ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 में ए, ओनली ए जो आंसर है आपका ऑप्शन 1 ए है। तो आपको ए कर लिखना है कि आंसर 3 जो है 3(1) ए। इस तरीके से आपको ऑप्शंस लिखने हैं सिलेक्ट कर। सेम वे में आपका फोर्थ क्वेश्चन किया, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शो। से ये सप्लाई कर्व में क्या शो करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई शो करता है या डिक्रीज इन सप्लाई शो करता है, या फिर यहाँ पर ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई शो करता है या इंक्रीज इन सप्लाई को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ओनली डी वाला ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको जो आंसर है ना 3 ओनली डी इस तरीके से लिखना है कि 3 ओनली डी, तो ही आपको करेक्ट मिलेगा। अगर आपको ये एक्स्ट्रा अननेसेसरी की डिटेल्स नहीं देनी है, जितना आपको बोला है उतना ऑप्शन सिलेक्ट कर आपको लिखना है। ना आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने क्वेश्चन को कॉपी किया है। तो क्वेश्चन कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को थियोरी का कंप्लीट करना होगा। तो समय को बर्बाद नहीं करना है। और अभी वैसे भी आपको हाफ एन आवर तो ज़्यादा मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन लिख दो। नो नीड टू राइट क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर करेक्शन के लिए भी जैसे बताया गया वैसे आप प्रेजेंटेशन दोगे तो टीचर्स के लिए भी इजी होता है। राइट,
तो इसी तरीके से आपके आंसर्स आने चाहिए। अभी जैसे सेकंड जो क्वेश्चन था कि गिव इकोनॉमिक टर्म्स, तो गिव इकोनॉमिक टर्म्स में कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब एवरेज कॉस्ट आएगा। तो आपका आंसर इस तरीके से इकोनॉमिक टर्म में खाली एवरेज कॉस्ट करके आंसर आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, तो फिर आपका आंसर जो आएगा वो डिमांड आएगा। तो आपको इस तरीके से खाली जस्ट आंसर्स को ही आपको प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आपके आंसर होने चाहिए। तो मतलब आपका एक पेज पर आपका है ना दो मतलब बी एंड ए एंड बी का आंसर आ जाएगा इजीली। तो इतना स्पेस काफ़ी होगा आपको। अभी सी जो है कंप्लीट द कोरिलेशन, तो यहाँ पर जो कंप्लीट द कोरिलेशंस में आपको है ना स्टेटमेंट पूरे लिखने हैं, मतलब ये आपको इसके साथ लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दैट इज लीनियर डिमांड कर्व होता है, एंड डैश नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तो वो नॉन लीनियर डिमांड कर्व में क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पर आपका जो है कॉन्वेक्स कर आपको आंसर जो आएगा वो कॉन्वेक्स कर लिखना होगा, कॉन्वेक्स डिमांड कर्व। तो यहाँ पर इसी पैटर्न में आपको लिखना है। देन लास्ट पियर्स इंडेक्स है, तो लास्ट पेयर्स इंडेक्स में हम लोग बेस ईयर क्वांटिटीज लेते हैं, एंड पास्ट ईयर्स इंडेक्स में करंट ईयर तो क्वांटिटीज। तो पास्ट ईयर्स इंडेक्स से आपको हिंट मिलती है कि करंट ईयर क्वांटिटीज की बात हो रही है, इसका मतलब लास्ट पेयर्स के यहाँ पे भी हमको है ना क्वांटिटीज के बारे में लिखना है। तो दैट इज बेस ईयर क्वांटिटीज। देयर आउटपुट मेथड डैश एंड इनकम मेथड इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अगर प्रोडक्ट मेथड लिखते तो भी आपको आंसर करेक्ट मिलता, एंड इन्वेंट्री मेथड लिखोगे तो भी आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इट इज नोन एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो लाइक अ ट्री, इट इज कॉल्ड एज अ ट्री। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इट इज फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ पर फॉरेस्ट इस तरीके से लिखकर और उसको अंडरलाइन कर देना है। देन सेंट्रल बैंक, SBI is commercial bank, then central bank is what, Reserve Bank of India, RBI। इस तरीके से आंसर देना है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी शेयर किया था कि फाइंड द ऑड वर्ड आउट, ऑड वर्ड आउट। तो यहाँ पर है ना ये हेडिंग है कि सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट के अंडर में क्या क्या आता है, तो फ्री गिफ्ट्स, देन एडवर्टीजमेंट, देन होर्डिंग्स, देन विंडो डिस्प्ले, पेटेंट्स। तो यहाँ पर फ्री गिफ्ट्स, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स एंड विंडो डिस्प्ले ये सब सेलिंग कॉस्ट के अंडर में आते हैं। पेटेंट्स ये है ना सेलिंग कॉस्ट के अंडर में नहीं आता है। तो ओनली आपको इस तरीके से आंसर लिखना है कि पेटेंट्स। ऑड वन आउट क्या हुआ, पेटेंट्स हुआ। देन यहाँ पर है सेकंड जैसे क्वेश्चन, यहाँ पर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो फीचर्स है यूटिलिटी के सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट है। टाइम यूटिलिटी ये फीचर्स के अंडर में नहीं आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो टाइम यूटिलिटी है, मतलब ऑड वर्ड जो है वो टाइम यूटिलिटी है। तो आपको जस्ट टाइम यूटिलिटी यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट ने यहाँ पे रॉन्ग किया है, यहाँ पे टाइम यूटिलिटी अगर लिखा होता तो सही मिलता था आंसर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में यहाँ पर डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉर्पोरेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो यहाँ पर है ना डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर टाइप्स ऑफ डिमांड। कॉर्पोरेट डिमांड है ये टाइप्स के अंडर में नहीं आता है। तो आंसर में जस्ट आपको है ना कॉर्पोरेट डिमांड करके लिखना है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ कि चीज़ों को समझिए, आपको जैसे बोला गया है उसी तरीके से आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन कीजिए, उसी तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। नाउ यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में डोनेशन फीस, मतलब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हेडिंग है, इसके अंडर में क्या क्या आता है। तो इसके अंडर में डोनेशन फीस आती है, इसके अंडर में फाइन्स एंड पेनल्टीज आएगी एंड सोशल लेवीज आएंगे, लेकिन इसमें जीएसटी नहीं आएगी। तो जीएसटी जो है वो आपका ऑड वन आउट है, तो आपको जीएसटी यहाँ पर लिखना जरूरी है। रॉन्ग वर्ड नहीं है जो लिखना है, ऑड वर्ड लिखना है, वो जीएसटी आएगा। देन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑड वर्ड में कि अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं, तो म्यूचुअल फंड्स तो नहीं है, म्यूचुअल फंड तो है ना फाइनेंशियल रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, गवर्नमेंट से इसे मान्यता मिली है, निधि है, चिट फंड है, लोन कंपनीज है। तो आपको आंसर में आपका है ना म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर अनरेगुलेटेड नहीं, ये रेगुलेटेड है, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड्स को हमको ऑड वर्ड उसमें लिखना है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपको 3 क्वेश्चंस है ना आइडेंटिफाई कर लिखने 3 आपको आंसर्स देने हैं खाली। तो आपको सिलेक्ट करना है, आपको टोटल है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 दिए रहेंगे। तो आपको किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन आपको कोई हेडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप आंसर अपना शुरू करोगे कि कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में जैसे पहला जो यहाँ पर है स्टेटमेंट कि श्यामा रिसीव्स मंथली पेंशन रिसीव कर रहे ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हुआ, क्योंकि पेंशन रिसीव कर रहे हैं, ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है क्या। तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इज अ पेमेंट where there no exchange of goods and services, they not receive any goods or services in exchange। मतलब गवर्नमेंट को इसके एक्सचेंज में कोई भी है ना गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न नहीं मिलती है, इन रिटर्न में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंशन हुआ, स्कॉलरशिप हुआ। तो ये इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है कि दिस इलस्ट्रेशन इज अबाउट द ट्रांसफर पेमेंट एज द श्यामा रिसीव्स मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आपका आंसर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नाउ सेकेंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेल्फ कंजम्पशन आपका आंसर आता है, बिकॉज यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया है कि रघु केप्ट असाइड 150 किलोग्राम्स साइड में रख लिया आउट ऑफ 600 किलोग्राम्स, 600 किलोग्राम्स में से ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन द फार्म फॉर हिज फैमिली के लिए रखा है। तो मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है, राइट। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में लिखना है कि सेल्फ कंजम्पशन एंड एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि सेल्फ कंजम्पशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द गुड्स आर kept or certain part or the portion of the goods kept aside for the self consumption। so फिर उसका आपको आंसर में लास्ट में आंसर में इस तरीके से भी लिखना है कि दिस इलस्ट्रेशन इज अबाउट, ये जो एग्जाम्पल दिया इलस्ट्रेशन दिया है, दिस इज अबाउट द सेल्फ कंजम्पशन एज रघु kept aside 150 kgs of out of 600 kgs of rice as produced in his farm for his family। तो ये सेल्फ कंजम्पशन से रिलेटेड हो गया। देन थर्ड यहाँ पर है कि कृष्णा सेटिस्फाइड हिज वांट ऑफ राइटिंग। तो वांट ऑफ राइटिंग अ लेटर बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। तो ये यूटिलिटी हुआ, क्योंकि यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी, राइट। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर में आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट यूटिलिटी एंड एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि यूटिलिटी इज द वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी वेयर द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ये चलो ठीक है, स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा में जस्ट लिख दिया। एंड दिस इलस्ट्रेशन इज अबाउट द यूटिलिटी एज कृष्णा सेटिस्फाइड हिज वांट ऑफ राइटिंग लेटर बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। तो इस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। तो प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ओवर राइटिंग आपको अवॉइड करनी है। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन पर आते हैं। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लोगों को एक ध्यान रखने में, पहले भी आप लोगों को जब भी पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे देना है तो बताया था, तो उसमें भी मैंने आपसे बताया था कि कैसे आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको एनी 3 करने हैं। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है, तो डिज़ायर एंड डिमांड का किया है, एंड प्राइस इंडेक्स का किया, एंड क्वांटिटी इंडेक्स का किया। तो यहाँ पर डिज़ायर में डिज़ायर एंड डिमांड, तो डिज़ायर पहले तो आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग नहीं तो आपको पहला जो प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन में उसमें मीनिंग या डेफिनेशन आपको देना है। तो डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, एंड डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। देन सेकेंड पॉइंट, तो पहला पॉइंट ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको याद रखना है, आपको मीनिंग नहीं तो डेफिनेशन ही लिखना है। जैसे कि एक और स्टूडेंट ने यहाँ पर है ना परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, तो जिसमें कि परफेक्ट कंपटीशन उसने पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स फॉर द डिमांड ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक, एंड मोनोपोली के अंडर में according to Professor Chamberlain, monopoly refers to single firm or seller who has control over the supply of the product which has no close substitutes। तो इसी तरीके से पहला पॉइंट आपका कंपल्सरीली, बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी यही है,
कि आपको मीनिंग और डेफिनेशन लिखना है। देन उसके बाद में आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने 4 पॉइंट्स प्रेजेंट किए कि अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर आर प्राइस टेकर, क्योंकि सेलर जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, एंड अंडर मोनोपोली फर्म और सेलर आर प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर होते हैं ना कि प्राइस टेकर। तो यहाँ पे प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर ये है ना डिस्टिंग्विश, इनके बीच में है ना डिफरेंस आ गया। तो एक डिफरेंस के सामने सेम डिफरेंस आना चाहिए। अभी नेक्स्ट यहाँ पे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट आर दे आर आइडेंटिकल, सेम होते हैं, होमोजेनेटिक होते हैं ये प्रोडक्ट्स जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होते हैं। जबकि मोनोपोली प्रोडक्ट्स में दे हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, उनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होता है। एंड यहाँ पर इन शॉर्ट देखो स्टूडेंट ने कैसे फीचर्स के की पॉइंट लिख दिए हैं एक और पॉइंट के लिए, जबकि यहाँ पर है ना 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा में एक और लिखोगे तो वेल एंड गुड, कि अगर एक पॉइंट आपका गलत हो गया तो दूसरा पॉइंट करेक्ट हो। तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर सिंगल प्राइस, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, फ्री एंट्री एग्जिट, एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली के की पॉइंट यहाँ पे लिखे आर सिंगल फर्म, प्राइस मेकर, then barriers to entry, no close substitutes, price differentiation, etc. तो इस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप डायग्राम के साथ में भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप डायग्राम नहीं दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग और डेफिनेशन ही आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने एरर की है, डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, दोनों भी पॉइंट का सही होना जरूरी है। अगर एक पॉइंट सही है एंड दूसरा पॉइंट गलत है, मतलब इस तरीके से होगा तो फिर वो नहीं चलेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में आप लोगों का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में जो आना चाहिए वो है कि भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जो है वो रिफर करता है टू फॉल इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट आना चाहिए। एंड डिक्रीज इन सप्लाई में जो स्टेटमेंट आना चाहिए कि डिक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू ए फॉल, इट रिफर्स टू ए फॉल, it refers to a fall in the supply of a given commodity due to unfavorable changes। इस तरीके से पॉइंट्स को लिखने चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में ना बताया नहीं है, और यहाँ पर इस डिज़ायर एंड डिमांड का वही सेम वे में स्टूडेंट ने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन में। जो एक स्टूडेंट का पेपर मैंने दिखाया वहाँ पे उसने कट टू कट 3 पॉइंट्स बोले, उसने भी 3 पॉइंट्स लिखे, यहाँ पे 4 पॉइंट्स करके स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दी है। लेकिन 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 पॉइंट्स देंगे तो आप और करेक्ट पॉइंट्स होंगे तो आपको आराम से आप मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। आपको अच्छे नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। और डिस्टिंग्विश बिटवीन काफ़ी इजी होते हैं, ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में, इसी फॉर्म में टैबुलर फॉर्म में, इसको टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबल बना के लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट और राइट हैंड साइड में दूसरे जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसका पॉइंट लिखते हुए आपको प्रेजेंटेशन करना होता है। फिर इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे बताऊंगी कि स्टूडेंट ने किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिए, तो अपने तरीके से अच्छे से प्रेजेंटेशन दिए कि फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है तो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट पहले तो है ना की पॉइंट्स लिख दिए, 4 फीचर्स पूछा है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में एनी 4 फीचर्स, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा था, तो उसी के हिसाब से फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हैं और फिर बाद में उनको एलोबरेट किया है, पॉइंट्स को एलोबरेट किया है। तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बाद में आप एलोब्रेशन करके एंड यूनिटरी डिमांड में जैसे डायग्राम के साथ में, और डायग्राम के साथ में आप प्रेजेंटेशन देना और फिर कौन सा टाइप का यहाँ पर डायग्राम में सारे डिटेल्स में प्रॉपरली आपको लिखना जरूरी है। देन अगर क्वेश्चन नंबर आपको अग्री डिसअग्री की बात करूँ, इन शॉर्ट अभी आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए शॉर्ट में बता दूंगी आप लोगों को कि अग्री डिसअग्री का क्वेश्चन अगर आपको अटेंड करना है तो एग्री डिसअग्री में क्या करना है कि जैसे यहाँ पे पूछा कि द स्कोप, यहाँ पर है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। तो आपको लिखना है नो आई डू नॉट अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। एंड बाद में आप लोगों को है ना जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये ब्रांच है, मॉडर्न इकोनॉमी की ब्रांच है, एंड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से है एंड ऑल। तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स एलोबरेट करके लिखना है, लेकिन इस आंसर को भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने देना है। आप है ना फीचर्स के साथ, उसके स्कोप के साथ, यहाँ पे स्कोप है तो स्कोप के साथ में 1-2 स्कोप बताकर उसको एक्सप्लेन कर आपको आंसर्स को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एट द एंड आपको हेंस द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड करके इस तरीके से आपको लिख देना है। देन जैसे यहाँ पर
की मोनोपोली की एक्टिविटीज़ यहाँ पर, जैसे कि अ सेलर इज़ अ प्राइस मेकर इन द मोनोपोली मार्केट। तो यस, ये सही है, स्टूडेंट ने आंसर दिया है, इसीलिए इसी का आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आई अग्री, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट्स कितने शॉर्ट शॉर्ट लिखे हैं, आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स आपको पाना है तो उसको थोड़ा एलोबरेट करके आपको लिखना है, इन शॉर्ट में नहीं लिखना है। प्रॉपर आपको मोनोपोली का मीनिंग प्रॉपरली, फिर उसको उसके जो कुछ फीचर्स आप डाल के प्रेजेंट करके, और फिर आप उसको प्रेजेंट कीजिए आंसर को अपने। देन यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5, अभी ये तो यहाँ पर तो काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वाले में। तो इस वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप है ना डायग्राम भी प्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम भी प्रेजेंट कर देना चाहिए, क्योंकि फिगर्स टू इंडिकेट फुल मार्क्स लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है, तो डायग्राम भी आपको प्रेजेंट करना चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पे पॉसिबल हो। देन क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको टेबल को कंप्लीट करना था, जिसमें 2 टाइप के थे। ये क्वेश्चन ए, स्टूडेंट ने क्वेश्चन ए को अटेंड नहीं किया, क्वेश्चन बी मतलब सब क्वेश्चन बी को अटेंड किया है। तो इसमें टेबल को कंप्लीट करने के बाद में आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में आपको हेडिंग देना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। सप्लाई कर्व का डायग्राम है तो आपको सप्लाई कर्व हेडिंग देना है, एंड इस तरीके से आपको डायग्राम की प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर आप लोगों को प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा था कि प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द अबाउट डेटा। तो अबाउट डेटा से प्राइस इंडेक्स नंबर ये दिए हुए डेटा से, तो यहाँ पर है ना P0 एंड P0 एंड P1, एंड उसके बाद में आपका इसका टोटल P0 का टोटल करना है आपको ABCD, फर्स्ट आपका ABCD एंड देन P1 ABCD वाला, एंड इसका टोटल समअप करना है। एंड P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको ये जो आंसर है 121.74, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स मतलब आपको है ना थर्ड डेसिमल के बाद थर्ड पॉइंट तक जाना है, एंड फिर उसके बाद में आपको है ना ये जो सेकेंड है इसको 4 में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। एंड जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ने एक ही क्वेश्चन अटेंड किया, 2 क्वेश्चन अटेंड करने थे, बाकी अभी तो मेरी पेपर करेक्शन अभी चालू है स्टूडेंट्स के, तो किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है आप लोगों के साथ डिस्कशन चलते रहेगा। तो आंसर इन डिटेल यहाँ पर कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शंस दिया है। तो पहले भी मैं ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स ये है ना जब बोर्ड के हमारे मीटिंग्स हुए थे तो उसमें भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो ये आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछ लिए, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। तो स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर, आपको पहले तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, फिर साथ ही आपको है ना एटलीस्ट 4 की पॉइंट्स हम किसे कहते हैं, जो यहाँ पर एजम्पशंस है उसके की पॉइंट्स आपको एटलीस्ट हेडिंग पॉइंट्स जो है अजम्पशन में वो लिख लेना है। 4 की पॉइंट्स बोर्ड ने एक्सपेक्ट किया कि एटलीस्ट 4 की पॉइंट्स लिखिए, जैसे कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, देन नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, देन प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। हेडिंग खाली देनी है, ओनली हेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट मत लिखिए, खाली ये हेडिंग 4 पॉइंट आप लिखिए, और उसके बाद में आप है ना जो एक्सेप्शन पॉइंट है तो वो एक्सेप्शन पॉइंट को आप बाद में लिखिए, तभी आप है ना मार्क्स ग्रैब कर पाओगे। अदरवाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपने कंटेंट बराबर नहीं दिए तो मार्क्स ग्रैब कर पाना मुश्किल होगा। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसे क्या लिखना है आपको समझ में आया है, आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। तो अपनी स्टडीज़ को जारी रखिए, समय ना बर्बाद करते हुए, एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।